अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ए नाम का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4x4 है और इसके हर जगह पे एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, हमको इसका रैंक निकालना है। तो देखो, अगर कोई भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, मान लेते हैं 1 1 1 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 1 जा 1 -1, मतलब जो भी है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर 3x3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स मिल जाए तो उसका भी डिटर्मिनेंट हम आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके। लेकिन ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले रैंक निकालने की पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो जिस भी ऑर्डर के लिए दिया गया है कि वो 0 के बराबर है या नहीं है। अगर 0 के बराबर आ गया तो उससे कम ऑर्डर पे जाएंगे, अगर नहीं आया तो वही क्या उसका रैंक बन जाएगा। फिलहाल पहले इसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख दो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब क्या करो, इसका वैल्यू निकालो। तो सॉल्व करना तो हमको आता नहीं 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, लेकिन हमको क्या डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मालूम है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कोई भी दो करस्पॉन्डिंग रो कोई भी दो करस्पॉन्डिंग रो या कोई भी दो करस्पॉन्डिंग कॉलम अगर क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब क्या हो, सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो इसको देख लो, इसको देख लो, दोनों एक तरह के दिख रहे हैं, मतलब इसका वैल्यू क्या 0 होने वाला है। इसको देख लो, इसको देख लो, एक तरह के दिख रहे हैं, मतलब 0 होगा। मतलब क्या 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इससे एक कम ऑर्डर मतलब 3x3 पे जाएंगे। तो मान लेते हैं हमने ए का एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। चलो मान लो हमने चौथे कॉलम को गायब कर दिया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश निकालेंगे, कितने के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग रो या कोई भी दो करस्पॉन्डिंग दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो उन डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसका भी वैल्यू 0 होने वाला है। तो क्या करेंगे, इसका एक और छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाएंगे जो क्या हो, 2x2 ऑर्डर का हो, क्योंकि 3x3 ऑर्डर का हमने बनाया तो उसका वैल्यू 0 आ गया। और अगर हम क्या करते हैं, इसको रख के पहले कॉलम को गायब कर देते हैं, तो ये जो बच रहा है फिलहाल जो दिख रहा है आपको, ये भी एक 3x3 ऑर्डर का बनेगा, इसका वैल्यू भी 0 होने वाला। मतलब जितने भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं सभी के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होने वाला है। इसीलिए हम कहाँ जाएंगे, 2x2 ऑर्डर पे। तो मान लेते हैं एक ए डबल डैश नाम का मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर क्या लिखते हैं, 1 1 1 1। ठीक है, अब क्या करो, इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एक और मैट्रिक्स निकालेंगे इसी के अंदर से जो क्या 2x2 ऑर्डर का हो। तो देखो यार, क्योंकि हर जगह 1 1 1 ही है, तो आप कहीं से भी निकाल लो, इन चारों को पकड़ो, इन चारों को पकड़ो, इन चारों को पकड़ो या इन चारों को पकड़ो, हर जगह आपको 0 ही मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, आएंगे 1x1 ऑर्डर पे। तो मान लेते हैं ए ट्रिपल डैश नाम का एक सब मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है, 1 है। अब ये 1 एक सिंगल अकेला एलिमेंट है, तो इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। करने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रिपल डैश 1 की सॉरी 1 के बराबर होगा, मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1। रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या था यहाँ पे, 1x1 का था। ठीक है, चलो इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि हमारे पास 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, उसका अब रैंक निकालते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है। एक हमारे पास 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और क्या 2 4 6 8 2 4 6 8 नेक्स्ट 3 6 9 12 3 6 9 12। ठीक है, ये क्या मान लेते हैं, ए नाम का मैट्रिक्स है। ये क्या है, 3x4 ऑर्डर का है। हमको इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट के लिए क्या चाहिए, हमको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस ए मैट्रिक्स का एक छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाएंगे जो क्या हो, स्क्वायर हो। तो यहाँ पे नंबर देखो 3 4 4 बड़ा, तो 4x4 का बनाने की कोशिश करेंगे, बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ही रो हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x3 का बनाएंगे। तो ए डैश नाम का एक सब मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसके अंदर क्या क्या है, 1 2 3 2 4 6
369। अब क्या इसके डिटरमिनेंट की बात करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश। तो यहाँ पर देखो यार, पहले रो दूसरी रो को देख लो, यहाँ पे क्या है, पहला रो और दूसरा रो प्रोपोर्शनल है, इनको डिटरमिनेंट के अंदर पुट करो। 1 2 3 2 4 6 3 6 9। हम क्या जानते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब कोई भी एक नंबर दूसरे किसी भी एक रो के अंदर अगर कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो दूसरे रो के बराबर हो जाए, ठीक है। अगर हम पहले रो के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये दूसरे रो के बराबर बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, क्योंकि पहला रो और दूसरा रो सेम है, मतलब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होने वाला है। हाँ 0 होने वाला है, तो मतलब इसका वैल्यू क्या 0 हो गया। मतलब क्या करते हैं, इसको छोड़ के कोई और छोटा सा सब मैट्रिक्स बनाते हैं जो क्या 3x3 ही का हो। तो ए मान लेते हैं A2 नाम का कोई भी एक सब मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसके अंदर क्या क्या लेते हैं, इन सभी को पकड़ते हैं। 2 3 4 4 6 8 6 9 12। अब इसको डिटरमिनेंट के अंदर पुट करेंगे, अब फिर क्या इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे भी पहला रो दूसरा रो प्रोपोर्शनल है, तो मतलब इसका भी वैल्यू 0 होने वाला है। अब क्या करते हैं, कुछ और किसी और को पकड़ते हैं। तो इस बार क्या करते हैं, पहले दूसरे और चौथे को पकड़ते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक A3 नाम का सब मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 4 2 4 8 और 3 9 12। तो कहीं से भी पकड़ लो, हमेशा ही पहला रो दूसरा रो प्रोपोर्शनली होने वाला है, मतलब इसके भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है, ठीक है। मतलब 3x3 के जितने भी सब मैट्रिक्स पॉसिबल हैं उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हम कहाँ जाएंगे, 2x2 ऑर्डर पे जाएंगे, ठीक है। चलो इसको डाल देते हैं। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखते हैं, बहुत सारे पॉसिबल है, अगर किसी एक ने भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो काम बन जाएगा। तो चलो मान लेते हैं एक A4 नाम का सब मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है 6 8 9 12, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A4 कितना मिलेगा, 72 72 0 ही हो गया। अब किसी और को पकड़ो, मान लेते हैं इनको पकड़ा तो 36 36 0 हो गया। इनको पकड़ा 4 4 0 हो गया। मान लेते हैं 3 4 9 12 को पकड़ा 36 36 0 हो गया। 1 4 3 12 को पकड़ो तो 12 12 0 हो गया। ये पकड़ो 48 48 0 हो गया। 1 2 3 6 को पकड़ो 6 6 6 0 हो गया। 4 8 6 12 को पकड़ो 48 48 0 हो गया। मतलब जितने भी 2x2 का भी पॉसिबल है सभी के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होने वाला है, ठीक है। 8 24 24 0 12 12 0 4 4 0। मतलब क्या, जितने भी 2x2 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स पॉसिबल है इस ए मैट्रिक्स के, उनका भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1x1 पे आएंगे। 1x1 मतलब क्या, एक A5 नाम का मैट्रिक्स मान लेते हैं जो उसके अंदर क्या है 1 है। अब A5 क्या है, मैट्रिक्स तो है लेकिन ए का क्या सब मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 1x1 है। इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 के बराबर है, जो 0 के बराबर नहीं है। हम क्या बोलेंगे, हैंस रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। चलो इनको भी नोट करो। एक और क्वेश्चन है 3x4 ही ऑर्डर का, एक सेकेंड वर्किंग 3x4 ऑर्डर का, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो जो स्पेस बचा है वहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक बी नाम का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है 1 2 और -7 5 -7 5 0 5 0 8 0 5 0 8 और 0 0 0 -3 0 0 0 -3, ठीक है। चलो मान लेते हैं बी नाम का मैट्रिक्स है, इसका हमको क्या करना है, रैंक निकालना है। तो रैंक के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की तरफ जाएंगे। तो ये 3x4 ऑर्डर का है, तो हम किसी भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, किसको किसको पकड़ते हैं, 1 2 -7 0 5 0 0 0 0। क्या इसको हम ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ तीसरा रो सभी 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू वैसे ही 0 होने वाला है। तो इसको मत लो, कुछ चेंजेस कर लो, ठीक है। क्योंकि इसके बहुत सारे सब मैट्रिक्स पॉसिबल है 3x3 ऑर्डर के, तो किसी एक पे भी अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक बन जाएगा। तो हम उन्हीं की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो 0 होने वाला है वो मालूम है, तो पहले दूसरे और चौथे को पकड़ लो 1 2 5 0 5 8 0 0 -3। अब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी है
तीसरे रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें, आराम से वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो तो पड़े ही हुए हैं। तो मैजिकल नंबर मालूम है, ये जीरो से स्टार्ट होता 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 है। ये जो स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है ये सभी जीरो से स्टार्ट होते हैं, बाकी सभी प्लस से स्टार्ट होते हैं। तो -3 है तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी ये छोड़ो ये छोड़ो, क्या बचा, 5 1 जा 5 और -2 है, नहीं सिर्फ 2 है। यहाँ पे 0 है तो ये 0 होने वाला है। कितना मिल गया, -15 मिल गया। कुछ भी है 0 के बराबर नहीं है, मतलब हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ बी विल बी इक्वल टू 3 के बराबर। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो। हो गया, क्या किया, कुछ किया नहीं था, हमको मालूम था अगर हम इन तीनों को ही लेंगे तो देखिए नीचे वाले सभी जीरो हैं, तो उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू वैसे ही जीरो होने वाला है, क्योंकि एक पूरा का पूरा रो ही जीरो है। तो इसलिए हमने उसको लिया ही नहीं, ये और ये लिया, 1 2 5 0 5 8 0 0 -3। हम क्या जानते हैं, किसी भी एक रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। और अगर जीरो मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जीरो तो जरूरी ही है, कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 जीरो, मैं सिर्फ इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 1 जा 5 3 तो -15 आ गया। चलो इसको नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 2, गिवन मैट्रिक्स इज 2। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमको दे रखा है, उसके अंदर एक वेरिएबल बी भी रहेगा, हमको बी का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए नाम का मैट्रिक्स दे रखा है और उसके एलिमेंट लिख लेते हैं हम पहले 1 5 4 1 5 4 0 3 2, नेक्स्ट बी 13 10 बी 13 10। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब इसका रैंक हमको दो है रैंक, पी का वैल्यू निकालना है। तो देखो यार, इसका रैंक 2 है, कहने का मतलब जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर निकाला होगा तो उसका वैल्यू 0 आ गया होगा, तभी हम 2x2 ऑर्डर पे गए होंगे, तभी इसलिए वो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 2x2 ऑर्डर का 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 के बराबर है। यही बात बोल रहा है वो, हाँ यही बात बोल रहा है। मतलब हम इस कंडीशन को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जो भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू 0 होगा। इसी को हम सॉल्व करके बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो क्या बोलेंगे हम, सिंस द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, आप लिख देना स्टेटमेंट फॉर्म में, सिंस द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 देयरफॉर determinant of matrix of order 3x3 must be equal to 0, that is determinant of 1 5 4 0 3 2 b 13 10 must be equal to 0। ठीक है, वेट अ मिनट, वर्किंग। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1 को बाहर रखेंगे, ये कैंसिल, ये क्या हो जाने वाला है, 10 3 30 और 13 26। नेक्स्ट 5 को बाहर, -5 को बाहर करेंगे, नेक्स्ट ये कैंसिल ये 0 माइनस के 2 भी, नेक्स्ट प्लस का 4 बाहर, ये कैंसिल ये 0 माइनस के 3 भी, और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या प्लस का 10 बी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 4 3 12 माइनस के 12 का बी हो गया इक्वल टू 0, मतलब क्या, यहाँ से -2 बी प्लस के 4 इक्वल टू 0 मिला, मतलब क्या, -2b इक्वल टू -4 मिलेगा, मतलब b इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो b इक्वल टू जब 2 होगा उस सिचुएशन में इस गिवन मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, चलो इनको नोट करो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज लेस देन 3। ठीक है, तो देखो यार, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसके अंदर ये ए क्या है, वेरिएबल है, स्मॉल ए क्या है, वेरिएबल है। तो कौन से ए के लिए जो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा 3 से कम होगा, ये बात हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमको क्या दे रखा है, सिंस रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, therefore determinant of matrix of order 3x3 must be equal to 0।
क्योंकि उसका रैंक 3 से कम है, मतलब जो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा, इसीलिए हम 3 से कम वाले ऑर्डर पे गए होंगे उसका रैंक 3 से कम पाने के लिए। तो बस इसी को सॉल्व करना, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था इसको भी वैसे ही करना है। इसको हम डिटरमिनेंट के अंदर पुट करो, 3a माइनस 8 3 3 3 3a माइनस 8 3 3 3 3a माइनस 8 जो का वैल्यू क्या 0 के बराबर होना चाहिए। अब क्या डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप जानते हो, हम क्या कर सकते हैं, रो कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं, वही ऑपरेशन करते हैं। पहले क्या करते हैं, रो 1 के अंदर रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड करते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। पहले रो 2 और रो 3 में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले, उसको ऐसे रख दो, 3a माइनस 8 3 3 3a माइनस 8। रो 1 के अंदर क्या करना है, रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड करना है, तो 3a माइनस 8 प्लस 3 मतलब प्लस 6 माइनस 8, तो -2 हो जाने वाला है, तो 3a माइनस के 2। नेक्स्ट 3 3 6 और 3a माइनस 8 मतलब 3a माइनस 2 ही बचने वाला है, 3a माइनस 2 बच गया। डिटरमिनेंट के अंदर रखो ना, मैट्रिक्स के अंदर क्यों रख रहे हो। अब क्या नेक्स्ट 3 3 6 और इसको भी ऐड करेंगे तो वही मिलेगा 3a माइनस 2 3a माइनस 2। अब ये क्या 0 के बराबर होना चाहिए। देखो हम क्या जानते हैं, मैट्रिक्स के अंदर अगर हम कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं एक छोटा सा मैट्रिक्स है बी नाम का, उसके अंदर क्या क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। मैट्रिक्स के अंदर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर वही भी मान लेते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर 1 2 3 4 और हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम किसी भी एक पार्टिकुलर रो या किसी भी एक पार्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई करते हैं, और वो बात हमको स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। ये 2 है और इसको आप क्या कर सकते हो, या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, या अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि वी मल्टीप्लाई 2 इन रो 1 एंड रो 2, वो बात आपको स्पेसिफाई करके बोलना पड़ेगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स के केस में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, वो रूल होता है। डिटरमिनेंट के केस में 2 एक ही जगह मल्टीप्लाई हो गया, तो पहले रो में कर दो या दूसरे रो में कर दो, या पहले कॉलम में कर दो या दूसरे कॉलम में कर दो, ठीक है। चलो यही बात था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंस के बारे में। तो देखो यार, हम क्या कर सकते हैं, पहले रो से 3a माइनस 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। पहले रो से 3a माइनस 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 3a माइनस 2 हमने पहले रो से कॉमन किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1 बचेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। अब ऐसा उल्टा ऑर्डर में सोच लेंगे तो हमको ये बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3a माइनस 8 3 3 3 3a माइनस के 8, इसका वैल्यू 0 के बराबर है। अब इसको देखो, ये एक डिटर्मिनेंट है, ये एक डिटर्मिनेंट है। अगर इसके अंदर हमको 3a माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सिर्फ एक ही जगह कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, पहले रो के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया। बात क्लियर है, हाँ बात क्लियर है। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अभी भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि हर जगह 1 1 1 3 है और वेरिएबल के टर्म में भी है 3a माइनस 8 3a माइनस 8। तो क्या करते हैं, कुछ जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं जिससे क्या हो जाए, कुछ वैल्यू जीरो हो जाए तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट के केस में सब इधर नोट करो, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर जीरो मिल जाए तो काम बन जाता है, क्योंकि वहां पे एक्सपेंड करने में आसानी होती है ना, जितने ज़्यादा जीरो मिलेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, एक्सपेंड करने में आसानी होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो कॉलम 2 है उसको कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करते हैं, और जो कॉलम 3 है उसको कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करते हैं, ठीक है। मतलब क्या, कॉलम 2 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉलम 3 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 3a माइनस 2 कॉम बाहर ही रहेगा, उसको बाहर रहने देते हैं, और सेकेंड और थर्ड कॉलम में चेंज करना है, पहले में चेंज नहीं करना, तो उसको वैसे ही लिख दो 1 3 3। अब सेकेंड रो को क्या करना है, C2 माइनस C1 C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट 3a माइनस 8 माइनस 3 मतलब माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 हो जाएगा, तो 3a माइनस के 11, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट यहाँ पे 1 माइनस 1 0, C3 माइनस C1, 3 माइनस 3 0, 3a माइनस 8 माइनस 3 3a माइनस 11, 3a माइनस 11, और इसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वही बात आगे वही बात राइट हैंड साइड में चल रही है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, कुछ और जीरो बनाएं,
बना सकते हैं, लेकिन अब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले रो के अंदर 2 जीरो आ चुके हैं, तो आराम से 1 के अलाउंग एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 3a-2 बाहर ही है, उसको बाहर रहने तो मान लेते हैं 1 के अलाउंग एक्सपेंड किया, तो ये कैंसिल, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हट ही जाने वाला है। ठीक है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। तो क्या क्या मिला हमको, 3a-11 इंटू 3a-11, ये वाला जीरो हो जाने वाला है, उसको छोड़ दो, इसका वैल्यू जीरो के बराबर होना चाहिए, मतलब ये जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर, तो क्या मिल गया, यहाँ से 3a=2, मतलब a=2/3, यहाँ से 3a=11, मतलब a=11/3, यहाँ से भी 11/3, तो ये मिल गया हमको a के करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू, जिसके लिए इस गिवन मैट्रिक्स का रैंक ए से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो इनको नोट करो। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले।